नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन के पटल पर कई प्रस्ताव रखे गए और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में उत्तराखंड भू कानून को लेकर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक 2025 सदन के पटल पर रखा और इस दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने चर्चा की मांग की। चर्चा के बाद भू कानून को पारित कर दिया गया। मेरा आप सबसे भी अनुरोध है और माननीय अध्यक्ष, जो हम ये कानून लेकर आए हैं भूमि सुधार का, इसमें हमने एक लंबी प्रक्रिया भी अपनाई है। पिछले सत्र से ये बात हमारी तेजी से चली, लेकिन उससे पहले सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में एक समिति ने काम किया। उन्होंने अपना प्रारूप तैयार किया। उसके बाद हमारी मुख्य सचिव महोदया ने भी जो है इस पर अनेक स्थानों पर हितधारकों से, हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स थे, उन सभी स्टेक होल्डरों से बात की है। और मैंने भी स्वयं जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहां राजधानी में हमारे विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ थे, अनुभवी लोग थे, जिन्होंने प्रशासनिक स्तरों पर, सामाजिक स्तरों पर अनेक सारी उपलब्धियां, विशेषताएं जिनको प्राप्त हैं, अनेक अनुभव प्राप्त। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 70वें कृषि विज्ञान सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार की गई मंडुए की लस्सी और बर्फी का लुत्फ उठाया। बता दें कि साथ ही उन्होंने देश विदेश से आए वैज्ञानिकों का भी भव्य स्वागत किया और प्रदेश के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम संस्थाओं के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई मंडुआ की लस्सी और बर्फी का आनंद लिया। इसके बाद सीएम धामी ने दूसरे दिन के सम्मेलन का शुभारंभ किया और वैज्ञानिकों, शोधार्थियों, छात्रों और किसानों को संबोधित करते हुए उनका भव्य स्वागत मुख्यमंत्री ने किया। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर कृषि के क्षेत्र में नए शोध, अनुसंधान, नवाचार हो रहा है। अन्नदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे ये सम्मेलन है, पूरे देश के वैज्ञानिकों का यहाँ पर एकत्रीकरण है। नवोदित उदयमान हमारे छात्र छात्राएं भी इसमें हिस्सा है, हमारे कृषक भाई बहन भी इसके पार्ट है इस सम्मेलन के। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के सम्मेलन हमारे कृषि क्षेत्र को और आगे बढ़ाएंगे, अन्नदाताओं की प्रोग्रेस करेंगे, हर क्षेत्र में उनको आगे आने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए ऐसे सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण हो। और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, विशेष रूप से विश्वविद्यालय को, परिवार को, उनके कुलपति जी को, कि उन्होंने सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया और यहाँ से नए शोध और अनुसंधान देश भर के। कांग्रेस पार्टी की विधायक ममता राकेश ने सदन में हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की थी। अब ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एक जिले में नियम के मुताबिक एक मेडिकल कॉलेज ही खोला जा सकता है। तो वहीं मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज खोला जा चुका है और उनका कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए लगातार सरकार की ओर से अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार सरकार काम कर रही है। हरिद्वार में पहले से ही मेडिकल कॉलेज खोला जा चुका है और कांग्रेस की विधायक ममता राकेश ने भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने नियम का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि एक जिले में केवल एक मेडिकल कॉलेज ही खोला जा सकता है, जिसको लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं और इसी को लेकर सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम लोगों ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया है। हमारी सरकार ने ही अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया है। हमारी सरकार में अब उधम सिंह नगर मेडिकल कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं और हमारी सरकार में पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का काम भी लगभग 40% पूरा हो चुका है। मैंने
सदन में कहा है कि भारत सरकार और राज्य सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना रही है। और जो ममता राकेश दीदी का प्रश्न था उनका मैंने जवाब दिया, क्योंकि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी बन गया। विधानसभा भवन में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का शुभारंभ हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के द्वारा रिबन काटकर इसका शुभारंभ किया गया और शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने सभी को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 2016 में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की ओर से ये दिया गया था और इसका उद्देश्य ये है कि युवा पीढ़ी को पॉलिसी रिसर्च और गवर्नेंस के बारे में जानकारी मिल सके, जिसमें रिसर्च, पढ़ाई और ट्रेनिंग भी कराई जा सके। देखिए, ऐसा है, आपने अभी देखा है कि हमने अपना जो अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान जो अभी शुरू किया है, 2016 में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा हमें ये शोध संस्थान दिया गया था और मैं चाहती हूँ कि इस अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से हम अपने बच्चों को पॉलिसी रिसर्च और गवर्नेंस कैसे होती है उस पर कार्य करने का मौका दें। यहाँ पे रिसर्च भी होगी, पढ़ाई। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने बजट सत्र के दौरान जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का मुद्दा उठाया। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण के कारण सबसे प्रभावित अल्मोड़ा जिला हो रहा है। नगर पालिका, नगर पंचायत की जो आय नक्शे स्वीकृत कराने से होती थी, वो आय अब समाप्त हो चुकी है। इसके साथ ही लोगों को भवन निर्माण के लिए नक्शे स्वीकृति में विभिन्न विभागों से अनुमति लेनी पड़ रही है, जिसके कारण जनता को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। चलो छोटे हो गए। जहां पर भी नगर पंचायत है, नगर पालिका, नगर निगम है और सरकारें भी कहती कि आप अपने आय के स्रोत खुद विकसित करो करके, और इससे पूर्व जो भी मानचित्र पास होते थे, चाहे आवासीय हो चाहे कॉमर्शियल है, वो नगर पालिका, नगर निगम पास करती थी और उनको आय भी प्राप्त होती थी, उससे वो विकास के लिए खर्च करते थे। लेकिन कुछ समय से प्रदेश के कई जिलों में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को लागू कर दिया गया है और उससे सबसे ज्यादा प्रभावित हमारा अल्मोड़ा जिला हो रहा है और वहां पर 2 साल से लगभग वहां पर धरना भी चल रहा है। हमारी मांग है, मैंने आज नियम 58 में उस प्रश्न को भी उठाया कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त किया जाए। सरकार ने समाप्त नहीं किया। हरिद्वार के गोवर्धन हॉल प्रेम नगर आश्रम में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विकास संस्थान के द्वारा 3 दिवसीय हिमालयन एक्सपो व भारत डेवलपमेंट स्कीम एक्सपो का आयोजन शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। बता दें कि ये प्रदर्शनी 23 फरवरी तक चलेगी, जिसमें देश विदेश की सैकड़ों कंपनियां और उत्तराखंड राज्य सरकार, इसके साथ ही भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग भाग ले रहे हैं। बता दें कि प्रदर्शनी के उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनियों से स्थानीय उत्पादों को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता है और लोग प्रेरित होते हैं और उनके बनाए गए उत्पादों को बढ़ावा भी मिलता है। उत्पादों को लोग ऐसी प्रदर्शनी के माध्यम से यहां देख सकते हैं और परख भी सकते हैं, जिससे उनकी अच्छी मार्केटिंग हो जाती है। यहाँ पर जो ये प्रदर्शनी आज यहाँ पर लगी है, इसमें तमाम तरह के जो उत्पाद हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हैं, बच्चों से संबंधित हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट की जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है। कुछ विश्वविद्यालयों ने भी इसमें भागीदारी की है। साथ ही अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर लोग अपने उत्पाद लेकर आए हैं। इस तरह की प्रदर्शनी से जो हमारे स्थानीय कोई माना खेती से संबंधित है तो उसके काश्तकार हैं, या यहाँ पर जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं, आयुर्वेद से संबंधित हैं, कुछ इंडिजीनियस जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, बेस मटेरियल। गैरसैंण में बजट सत्र न आहूत किए जाने पर धामी सरकार हर किसी के निशाने पर है। देहरादून में आयोजित बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक कंबल ओढ़कर विधानसभा पहुंच गए और सरकार पर गैरसैंण को गैर करने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायकों के आरोप को लेकर अब बीजेपी विधायक अनिल नौटियाल ने भी पलटवार किया। बीजेपी विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि कांग्रेस का राजनीतिक स्टैंड है, जबकि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में स्थित विधानसभा भवन में ई नेवा का कार्य गतिमान है और इसीलिए वहां सत्र आयोजित नहीं किया जा सकता।
गैरसैंण में कोई ऐसा माहौल नहीं है जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग निरंतर इस प्रकार की अफवाहें फैला करके जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। और गैरसैंण में क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने ही एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था कि गैरसैंण में ठंड होने के कारण यहाँ सत्र ना किया जाए। उस समय भी मैंने सबसे आग्रह किया था कि कोई ठंड वहाँ पर नहीं है। 25-26 जनवरी को मैं खुद गैरसैंण भराड़ीसैंण में ध्वजारोहण में मैं वहाँ था। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भू कानून और स्थायी राजधानी को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता कर पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि कांग्रेस गैरसैंण को राजधानी बनाने के पक्ष में है। पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती की स्थिति राज्य बनने के बाद खराब होती गई। ऐसे में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया गया तो उत्तराखंड में रिवर्स पलायन होगा और लोग अपने घरों को वापस लौटेंगे। तो वहीं धामी सरकार के सशक्त भू कानून लागू करने के बाद कुंजवाल ने धामी सरकार से जमीन खरीद फरोख्त पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। कुंजवाल ने सीएम से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। अब तो कांग्रेस भी इस बात को मान रही है कि गैरसैंण अगर स्थायी राजधानी नहीं होगी तो इस पर्वतीय क्षेत्र का हित होने वाला नहीं है। आज जो पहाड़ की स्थिति पैदा हो गई है, सारी खेती चौपट हो गई है, खेत बंजर पड़ गए हैं, लोगों का पलायन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, गांव हमारे बंजर हो रहे हैं। तो अगर मूल भावना में हम सोचें, क्या इसीलिए राज्य की मांग इतना बड़ा आंदोलन इस पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने किया होगा? तो इस दृष्टि से मैं ये मानता हूं कि गैरसैंण राजधानी बनेगी तो यहाँ का पलायन भी रुकेगा। जो बाहर गए हैं लोग बात, वो भी फिर हमारे इस वन विभाग के वन बीट अधिकारी, वन आरक्षी संघ के कर्मचारियों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीओ के कार्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन देखने को मिला। बता दें कि कार्यालय पर धरना 8वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे वन कर्मियों ने कहा कि वन्य जीव और पर्यावरण को बचाने को लेकर वन कर्मी अहम भूमिका निभाते हैं। दुर्भाग्य है कि वन कर्मियों को अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसके साथ ही संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, उनका प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। यहाँ पर वनबीट अधिकारी संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी कुछ मांगे हैं जिन्हें पूर्ण कराने के संबंध में इनके द्वारा उच्च स्तर से पत्राचार भी किया गया है और अपनी मांगों को उनके सम्मुख रखा भी गया है। तो इस संबंध में इनके द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इनके जो अन्य साथी हैं वो प्रभाग कार्यालय स्तर या वन संरक्षक कार्यालय के स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है 6 तारीख से पहले सांकेतिक रूप से चला है और उसके बाद जो हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर ये 13 तारीख से जो हमारा अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा था। जो हमारी मांगे थी जैसे कंधे पर 1 स्टार और HRA और नियमावली संशोधन और सभी को HRA अनुबंधी करी जाए। तो इसमें जो अभी आपने देखा होगा कि चुनाव भी होगा और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि ये जो धरना प्रदर्शन है हमारी जायज मांगों को लेकर के। भीमताल में जल संस्थान के पंप ऑपरेटर्स ने जल संस्थान में नारेबाजी की और कुछ समय के लिए धरने पर बैठ गए। ऑपरेटर्स ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने विभाग से अपना मानदेय मांगा तो विभाग के अधिकारियों ने उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दे दी। इतना ही नहीं, इसके बाद विभाग के ठेके में रखे कर्मचारी धरने पर बैठ गए और उन्होंने विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इसके साथ ही ज्ञापन भी सौंपा और आरोप लगाया कि कई महीनों से उनका मानदेय नहीं दिया गया है। साथ ही अधिकारियों के द्वारा उनकी PFP भी नहीं दिया जा रहा। फिलहाल तय समय पर कर्मचारियों का मानदेय दिए जाने की बात कही गई है, जिसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया और सभी कर्मचारी अपने काम पर वापस लौटे। इनका ESI PF
विभाग या ठेकेदार कौन खा जा रहा है इसका एक मामला पता लगाना है। इनको टाइम पर तनख्वाह नहीं मिलती। इनका 26 दिन की इनको तनख्वाह मिलती है, जबकि 1 महीने पूरा काम करते हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर हमने आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया और निश्चित रूप से हमारा लिखित समझौता हुआ है और उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। तनख्वाह इनको टाइम से 25 तारीख की टाइम लिमिट बाद दी गई है। अगर नहीं हुआ तो 25 तारीख को हम यहाँ फिर तालाबंदी करेंगे इस विभाग में। कब से तनख्वाह नहीं मिली है, क्या है? ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान ने शहर की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं और इसी क्रम में मेयर ने नगर निगम परिसर में नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी, एसडीएम स्मिता परमार सहित तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में शहर की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई और समस्याओं का शीघ्र समाधान करने को लेकर निर्देश अधिकारियों को दिए गए। बैठक में मुख्य रूप से मेयर शंभू पासवान ने शहर की साफ सफाई की व्यवस्था पर फोकस किया। नहीं हुआ तो मेरे से बात हुई। ऋषिकेश में जो है अब बहुत चीज है। 4 धाम यात्रा के मुख्य द्वार है ऋषिकेश और हमारे यहाँ जो है हमारे यहाँ अपने नगर आयुक्त हमारे शैलेंद्र नेगी जी हैं और उनके साथ हमारे बहुत सारे विभागों के लोग आए। तो यही बात है कि हमारे यहाँ जो बहुत सारे चीज है या पानी से लेके और आप रोड पे चलेंगे जाम का समस्या, इस तरीका के बहुत सारे चीज है जो ठीक करने की जरूरत है। उस पे हम लोगों ने चर्चा किया, सबको बताया गया। हमारे यहाँ से एसडीएम मैडम भी आई थी, तो सबसे यही चर्चा हुआ। कोतवाल साहब आए थे, तो तमाम बातों पे। खटीमा में मुख्य चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बॉबी राठौर के नेतृत्व में अमेरिकी सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीयों के साथ किए गए अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार पर गुस्सा जाहिर करते हुए हाथों में बेड़ियां और पैरों में जंजीर बांधकर मोदी सरकार, इसके साथ ही अमेरिका की ट्रंप सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। बता दें कि इस दौरान राठौर ने कहा कि अमेरिका की ट्रंप सरकार की ओर से प्रवासी भारतीयों को बेड़ियों और जंजीरों में बांधकर भेजना अपमानजनक है और आपत्तिजनक तरीके से वापस भेजा गया, जो भारत के गौरवशाली इतिहास को शर्मसार करने वाली घटना है। जिस प्रकार से अमेरिका की सरकार ने, ट्रंप सरकार ने हमारे भारत में जो लोग, भारत के लोग वहां पर अन्य राज्यों से, अनेक राज्यों से वहां पर जाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, रोजगार की तलाश के लिए वो लोग वहां गए थे और रोजगार कर रहे थे अपना जीवन यापन करने के लिए। उनको इतने अपमानजनक तरीके से, इतने आपत्तिजनक तरीके से उनको हथकड़ी लगाकर हमारे देश में भेजा गया और वो भी अपने जहाज पे उनको हथकड़ी लगाकर उनको हमारे देश में भेजा गया। ये बहुत अपमानजनक है। ये गौरवशाली जो हमारा भारत का इतिहास है उसको शर्मसार करने वाला, ये शर्मसार करने वाली ये। उत्तराखंड में लग रहे बिजली के प्रीपेड मीटर को लेकर कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर अपना विरोध कर रही है। इसके साथ ही सदन के बाहर सड़कों पर भी कांग्रेस पार्टी इसको लेकर मुखर है। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्री प्रसाद मैथानी ने प्रीपेड मीटर को बहुत बड़ा घोटाला करार दिया। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसके पीछे किसका हाथ है, इसको लेकर भी जांच होनी चाहिए कि किसको लाभ पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, प्रीपेड मीटर के मामले में जहां तक सवाल कांग्रेस का है, मैं तिलकराज बेहड़ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय पे मुखर होकर के आंदोलन चलाने की बात की और कांग्रेस उनके साथ पूरी खड़ी है। और कांग्रेस ने इस प्रीपेड मीटर के मामले पर पूरे जिला मुख्यालयों पर और जगह जगह जो है धरना प्रदर्शन भी किया है। ये जो विद्युत उपभोक्ता है उसके साथ बहुत बड़ा छलावा है और ये पूरा राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा स्कैम है। इसका खुलासा किया जाना बहुत जरूरी है और इसको रोका जाना। लालकुआ बिंदु खत्ता राजस्व गांव का मामला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ कई बड़े नेताओं की ओर से मजबूती से उठाए जाने के बाद लालकुआ कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर बीजेपी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने प्रदेश की डबल इंजन सरकार को बिंदु खत्ता राजस्व गांव के मामले में घेरते हुए राज्य सरकार पर बिंदु खत्ता की भोली भाली जनता को छलने और गुमराह करने का आरोप लगाया।
यहां लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुंदन सिंह मेहता ने आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से कहा कि बीजेपी ने बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने के लिए चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था, लेकिन 8 साल के बाद भी बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा न देना बीजेपी की विफलता को दर्शाता है। बिंदु खत्ता अपने आप में एक यहाँ के लोग सक्षम हैं और बिंदु खत्ता के लोग यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि यानी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं या हल्द्वानी विधायक सुमेर देश जी हैं, उन सब लोगों ने इस बिंदु खत्ते की चिंता की और उन लोगों ने इसके बारे में हर बार सदन में आवाज उठाई। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर डॉक्टर मोहन मिश्र जी, जिनको जनता ने चुनकर विधानसभा पहुंचाया, उन्होंने आज तक एक बार भी इस बिंदु खत्ते की आवाज नहीं उठाई है। और आज अगर जब नेता प्रतिपक्ष सदन में बिंदु खत्ते की आवाज विद्युत विभाग गदरपुर के एसडीओ संजय कुमार के नेतृत्व में जेई अफशान सैफी और इसके साथ ही जेई अरुण कुमार की टीम ने बिजली की चोरी करने वाले को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया और इस अभियान के तहत कस्बा काली नगर क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। बता दें कि विद्युत विभाग के द्वारा इस दौरान 8 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है और इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। विद्युत विभाग ने इन 8 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। तो वहीं इस दौरान विद्युत बकाया बिल जमा न करने वाले 44 लोगों के कनेक्शन काट दिए गए। बकाया धनराशि 8,70,000 रुपए में से 5,20,000 रुपए बकाया उपभोक्ताओं से जमा कराया। और इस दौरान विद्युत विभाग गदरपुर के एसडीओ संजय कुमार ने कहा कि विद्युत चोरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बकाया पे विद्युत संयोजन काटने गए थे, लगभग हमने 44 कनेक्शन काटे, 8 लाख रुपए बकाए के। तो हमने देखा कुछ काली नगर में बिजली चोरी से चल रही है, तो हमने जो है फिर उनकी जो है अपनी जो है विद्युत अधिनियम 135 के अंतर्गत, धारा 135 के अंतर्गत उन पर कार्रवाई की गई और उन पर अब जो है मुकदमा 8 लोगों के खिलाफ और उन पर जो है थाना दिनेशपुर में जो है भी मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। जुर्माना जो है इनका कल हमारे जो खंड कार्यालय में जो इनका बनेगा, जुर्माना वसूली के बाद ही जो है इनके जो है मीटर लगाए जाएंगे। पौड़ी जिले के कोटद्वार में पुलिस को सूचना मिली कि एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। बता दें कि सीओ निहारिका सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं जानकारी के मुताबिक मृतका के पति ने भी चाकू से अपने गले पर वार किया, जिससे गंभीर रूप से शख्स घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। तो वहीं घायल शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आज दिनांक 20 तारीख को सुबह 9 बजे के लगभग कोतवाली कोटद्वार को 112 के माध्यम से सूचना मिली कि हमारा जो जल निगम कॉलोनी है पदमपुर में, वहां पर एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा है तथा उसकी जो पत्नी है वो भी उसी कमरे में अनकॉन्शियस है। दोनों को हम लोगों द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा जो उसकी पत्नी थी उसे मृत घोषित किया गया तथा जो आदमी है उसका प्राथमिक उपचार स्टार्ट किया गया। पूछताछ करने पर आदमी द्वारा ये स्वीकार किया गया कि उसने आवेश में आकर अपनी पत्नी की मृत्यु कारित करी है, गला घोटकर उसने उनका मर्डर करा है। पूरा मामला कोटद्वार से सामने आया, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। बता दें कि जानकारी मिलते ही तुरंत महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार शख्स ने खुद भी अपने ऊपर चाकू से वार कर लिया था, जिससे गंभीर रूप से शख्स घायल हो गया था और उसे भी उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। तो वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से घायल शख्स के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है। बता दें कि सीओ निहारिका की ओर से इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी एक पति ने अपनी पत्नी का गला घोट दिया है। तुरंत महिला को अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक शख्स ने खुद पर भी चाकू से वार किया था और इस वार में वो गंभीर रूप से घायल भी हो गया।
इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। स्थिति अभी नाजुक बताई जा रही है। तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से भी कार्रवाई अमल में लानी शुरू कर दी गई है। शख्स के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। कोटद्वार से ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और अब प्रशासन की ओर से तमाम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बता दें कि पत्नी का गला घोंटने के बाद शख्स ने खुद पर भी चाकू से हमला किया और इस वार में शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसने अपने गले पर चाकू से वार किया, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया है। तो वहीं डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। अब इसके बाद सीओ निहारिका सेमवाल ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की। पत्रकारों से उन्होंने बताया कि तमाम एंगल को लेकर जांच जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।